हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। लेक्चर 3 है ये मेरा। लेक्चर 1 और 2 में मैंने थ्रेड के बारे में बेसिक जानकारियाँ दे रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर 1 और 2 देखें, तब लेक्चर 3 आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी लेक्चर 3 के अंदर। क्लियर? तो चलिए आ जाते हैं सीधा लेक्चर 3 के नोट्स वाले पार्ट पे, जो कि मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि 2 तरीके होते हैं जावा में थ्रेड को क्रिएट करने का। ओके, तो ये जो दोनों तरीके हैं वो स्क्रीन में देखें, यहाँ पे लिखे हुए हैं बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। ये 2 तरीके हैं जावा में थ्रेड को क्रिएट करने का। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में ये पूछे या इंटरव्यू में पूछेगी थ्रेड क्रिएट करने के 2 तरीके बताओ। ओके, इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है जो आगे हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला हम ये जानेंगे कि थ्रेड क्रिएट करने का जो पहला तरीका है इन एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, उसका क्या मतलब है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, आप इसे नोट डाउन कर लें। जैसे कि बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। ओके, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास जो है बेसिकली वो आपका लैंग पैकेज के अंदर में प्रेजेंट होता है। इसका सारा इम्प्लीमेंटेशन इसी पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। इसे हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लैंग पैकेज जो होता है ये डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है जावा का, इसे हमें इंपोर्ट नहीं करना होता है। क्लियर? तो थ्रेड क्लास जो कि मैंने ऑलरेडी लेक्चर 2 में ही एक्सप्लेन किया था, लेक्चर 1 में भी मैंने बताया था कि थ्रेड क्लास किसी डेवलपर ने बनाया है। इसके अपने बहुत सारे फीचर्स हैं, बिहेवियर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो थ्रेड क्लास खुद में एक ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किया है, जावा का ही ऑब्जेक्ट क्लास होता है, और इम्प्लीमेंट किया हुआ है रनेबल इंटरफेस को। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही पॉइंट वाला इन्फॉर्मेशन है, आगे इसे और भी डिटेल में हम जानेंगे। तो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ये 3 स्टेप्स हैं थ्रेड को क्रिएट करने का जावा में। देखिए, स्टेप 1 क्या है कि आपको करना क्या है, आपको एक थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। इस लाइन में आप देख रहे होंगे क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड। जैसे ही आप कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी क्लास जो कि आप अभी तक डिफाइन करते आ रहे होंगे, अगर वो क्लास थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर लेता है तो ये जो ऑर्डिनरी क्लास है, यूज़र डिफाइंड क्लास, ये एक थ्रेड क्लास बन जाता है। थ्रेड क्लास बन जाता है मतलब कि ये थ्रेड क्लास की प्रॉपर्टी, उसके बिहेवियर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना? इसके बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स हैं जो आगे हम लोग समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। और स्टेप 2 में क्या है, ओवरराइड इट्स रन मेथड। जैसे ही आप थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो थ्रेड क्लास का एक रन मेथड होता है। जैसे कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए थ्रेड क्लास किसी डेवलपर ने जब बनाया होगा तो वो उसके अंदर एक रन मेथड डाल दिया होगा। क्लियर? तो जब ये रन मेथड है ना, ये रन मेथड को आपको डिफाइन करना होगा अपने हिसाब से, मतलब इसे आपको ओवरराइट करना पड़ेगा। तो ये चाइल्ड क्लास जब भी थ्रेड क्लास को इनहेरिट करेगा तो थ्रेड क्लास का जो रन मेथड है, उस रन मेथड को इसे ओवरराइट करना पड़ेगा। अगर आप इनहेरिटेंस पढ़े होंगे तो इनहेरिटेंस में आपने ओवरराइडिंग पढ़ा होगा कि कैसे सुपर क्लास के किसी मेथड को हम लोग रीडिफाइन कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। तो वही यहाँ पर ये काम कर रहा है। आपका जो क्लास है ऑर्डिनरी क्लास, जो कि थ्रेड क्लास को इनहेरिट करके रन मेथड को ओवरराइट कर लिया। क्लियर? तो ये रन मेथड वो पार्ट होता है थ्रेड का। इस क्लास के अंदर ये रन मेथड का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये वो मेथड है जो कि वो प्रोग्राम्स अपने अंदर होल्ड करके रखेगा, जो कि एनिमेशन के समय में या फिर जो भी थ्रेडिंग का आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा वो इसी रन मेथड से ही स्टार्ट होगा। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आगे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसके अंदर कैसे कोड डालना है और कैसे उसे हमें मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा मेन मेथड के अंदर। अच्छा, स्टेप 3 क्या बोलता है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास एंड कॉल स्टार्ट मेथड। फटाफट आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए और स्टार्ट मेथड को कॉल कर दीजिए। तो ये 3 स्टेप आप याद कर लीजिए। ये वो 3 स्टेप हैं जो फॉलो करके आप किसी भी क्लास को थ्रेड क्लास बना सकते हैं जावा में, या फिर इसको दूसरे एंगल से अगर बोलें तो कोई भी क्लास थ्रेड क्लास को इनहेरिट करके थ्रेड क्लास बन जाता है, और वो उसके रन मेथड को डिफाइन करके उस रन मेथड के अंदर अपने कोड को डाल के उस पर्टिकुलर कोड को वो कंट्रोल कर सकता है और थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। क्लियर? तो मेन मेथड के अंदर देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, तो इस क्लास का जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो t1.start, तो t1.start जैसे ही मैंने किया तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में तो ज़रूर हुआ होगा।
वो क्या हुआ होगा वो हमें समझना है, और उसे मैं समझाने के लिए एक ड्राइंग का सहारा लूँगा, एक चित्र का सहारा लूँगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अच्छा, यहाँ पर रेड कलर का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि कभी भी आप रन मेथड को डायरेक्टली नहीं कॉल करेंगे, कभी भी आप रन मेथड को डायरेक्टली नहीं कॉल करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ दे कि रन मेथड कॉल किया तो क्या आउटपुट आएगा। तो याद रखिए, रन मेथड नहीं कॉल करना है। क्यों नहीं कॉल करना है, इसका रीज़न आपको एग्जाम्पल में धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में ये सब सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। तो फिलहाल मैंने तो आपको ये बता दिया कि कैसे हम लोग को थ्रेड क्लास को इनहेरिट करना है और कैसे रन मेथड को डिफाइन करना है। क्लियर? तो क्या हो रहा है बैकग्राउंड में जब हम लोग T1 डॉट स्टार्ट करते हैं, पहले तो इसे आप थ्योरेटिकली यहाँ पे देख लें। T1 डॉट स्टार्ट जब हम करते हैं तो क्या होता है, अ न्यू थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन इट स्टार्ट्स विद अ न्यू कॉल स्टैक। ओके, एक नया थ्रेड एग्जीक्यूशन होता है, मतलब एक नया मेमोरी लोकेशन में, नया मेमोरी लोकेशन नहीं बोलेंगे, एक न्यू कॉल स्टैक बन जाता है। न्यू कॉल स्टैक मतलब एक वो लोकेशन जहाँ पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? तो वो होता है जब भी हम T1 डॉट स्टार्ट करते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, थ्रेड जो होता है वो न्यू स्टेट से रनेबल स्टेट में चला जाता है। थ्रेड लाइफ साइकिल पढ़ेंगे आगे हम लोग, न्यू स्टेट से रनेबल स्टेट में चला जाता है। और उसके बाद ये जो लाइन है इसे अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, इस पॉइंट को अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। पहले मैं उस चित्र की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। तो देखिए, T1 डॉट स्टार्ट करने से हुआ क्या, आप यहाँ पर देखिए, एक ड्राइंग आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें दो प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला ना कि रन मेथड को आपको नहीं कॉल करना है, इससे करने से आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर एक मेरा क्लास है, थ्रेड को इनहेरिट कर रहा है, और थ्रेड क्लास के रन मेथड को ओवरराइड कर दिया, और इसके अंदर उसने अपना कुछ कोड लिखा। ओके, कोड अभी हम लोग नेटबीन्स में रन करा के देखेंगे। फिर मेन मेथड के अंदर जाके उसने थ्रेड क्लास, मतलब माई थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और T1 डॉट स्टार्ट किया। जब T1 डॉट स्टार्ट किया तो एक चीज़ समझना है कि जब हम लोग ये कोड को रन कराएंगे ना, तो जब ये कोड को हम रन कराते हैं ना, तो मेरा जो सबसे डिफ़ॉल्ट थ्रेड है, जो कि मेन थ्रेड कहलाता, जिसका नाम ही होता है मेन थ्रेड, मैंने लेक्चर 2 में बताया है उसके बारे में, तो वो पहले रन करता है। ठीक है ना? तो पहले ये रन करेगा। ये आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया, कॉल स्टैक ए। जब फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम रन करेगा तो ये एक न्यू कॉल स्टैक बनेगा, मान लीजिए इसका नाम है ए, समझने के लिए। तो उसके अंदर एक मेन मेथड जो आपने डिफाइन किया है ना यहाँ पे, वो मेन मेथड इसके अंदर लोड हो जाता है। क्लियर? और ये जो कॉल स्टैक है ये एक्चुअली में एक थ्रेड है। थ्रेड मतलब एक लोकेशन जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, बस यही चीज़ है। तो डिफ़ॉल्ट थ्रेड, इसको क्यों डिफ़ॉल्ट थ्रेड बोलते हैं, क्योंकि इसे हम नहीं क्रिएट करते हैं मैन्युअली, हम इसे रिक्वेस्ट नहीं करते क्रिएट करने के लिए, इसे JVM ही ये क्रिएट करता है। तो जावा वर्चुअल मशीन एक न्यू कॉल स्टैक बनाता है मेन मेथड को रन कराने के लिए, जिसका ड्राइंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अच्छा, उसके बाद जब हम T1 डॉट स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि T1 डॉट स्टार्ट करते ही मुझे एक न्यू कॉल स्टैक मिल जाता है और इसका नाम है B। और जो मेरा रन मेथड है इस प्रोग्राम के अंदर, वो रन मेथड यहाँ पे रन करता है, यानी कि एक न्यू कॉल स्टैक में रन करता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि कल को फ्यूचर में अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर एक बड़ा सा काम जब होता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टास्क होते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा सा काम में टोटल 4 टास्क हो रहा है, तो अगर पहला टास्क अगर हो रहा है तो हम चाहते हैं कि दूसरा टास्क वेट करे। ठीक है, आपने इस तरह से अपना डिज़ाइन करना है, तीसरा टास्क वेट करे, चौथा टास्क वेट करे, और 1 जो हो वो रन करे। तो इस केस में आपको 2, 3, 4 को होल्ड करके रखना पड़ेगा और 1 को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्लियर? तो इस केस में अगर आप अपने टास्क को अलग अलग कॉल स्टैक में नहीं रखेंगे तो आप ये जो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है इसे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हम लोग T1 डॉट स्टार्ट करते हैं ताकि एक न्यू कॉल स्टैक मिले, और जो मेरा रन मेथड हो वो रन मेथड एक डिफरेंट कॉल स्टैक में रन करे, एक डिफरेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन मिल गया यहाँ पे रन मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब अगर आप इस रन मेथड के अंदर कोई भी मेथड कॉल करते हैं, सपोज कीजिए मैं इसके अंदर एक मेथड कॉल करूँ S1, ओके, तो ये जो S1 होगा वो यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा, एक न्यू कॉल स्टैक के अंदर ही वो लोड हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसके अंदर आप S1 करिए, S2 करिए, S3 करिए, जितने भी मेथड्स आप इस रन मेथड के अंदर कॉल करेंगे वो सारे रन मेथड के अंदर कॉल किए गए मेथड जो होंगे वो इसी कॉल स्टैक के अंदर लोड होते जाएंगे। और इस मेन मेथड के अंदर अगर मान लीजिए आपने कोई एक ऑर्डिनरी मेथड को कॉल किया है, लाइक कोई नॉर्मल मेथड आपका इसके अंदर है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले,
तो अगर आप T1 डॉट डिस्प्ले करते हैं तो वो डिस्प्ले मेथड जो होगा वो यहाँ पर आएगा, न्यू कॉल स्टैक में नहीं आएगा, क्योंकि T1 डॉट स्टार्ट करने से एक आपको न्यू कॉल स्टैक मिलेगा और उसके अंदर आ जाएगा आपका रन मेथड। अब रन मेथड के अंदर आप जितने भी मेथड्स को कॉल करेंगे वो सब कॉल स्टैक बी में आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट होने से आप मैसेज करिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अब आ जाते हैं हम लोग कि क्यों हमें T1 डॉट रन नहीं करना चाहिए। अगर हम T1 डॉट रन करेंगे तो हमें मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। T1 डॉट रन करने से क्या होगा कि आपको न्यू कॉल स्टैक नहीं मिलेगा, आपका जो वो रन मेथड है वो रन मेथड उसी सेम कॉल स्टैक के अंदर लोड हो जाएगा। इससे ये जो मल्टी थ्रेडिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है ये आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आप अगर बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे इस तरह का कोई सिनेरियो आता है 1 2 3 4 जिसमें कि 1 अगर रन कर रहा है तो 2 और 3 4 को वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा? क्योंकि 1 जिस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है 2 3 4 अगर उसको एक्सेस कर लेंगे तो हो सकता है कि जो आउटपुट आए वो इनकन्सिस्टेंट आउटपुट आ जाए। क्लियर? तो इस केस में हमको मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। बट अगर आप T1 डॉट रन को डायरेक्टली कॉल करेंगे तो बोलना क्या है आप लोगों को एग्जाम में या थ्योरी में या इंटरव्यू में कि T1 डॉट रन मेथड से हमें न्यू कॉल स्टैक नहीं मिलता है, और जो मेरा रन मेथड है जो कि आपका मेन मेथड है जो कि आपके सारे थ्रेडिंग के कोड को होल्ड करता है, मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए रन मेथड का बहुत बड़ा हेल्प होता है। तो वो जो मेथड है ना वो मेथड ही नहीं कॉल स्टैक में, न्यू कॉल स्टैक में जाएगा ही नहीं, क्योंकि न्यू कॉल स्टैक क्रिएट ही नहीं होगा। तो आपका जो रन मेथड है वो सेम कॉल स्टैक के अंदर रन करेगा, तो आप मल्टी थ्रेडिंग को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो आते हैं इसे हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये सेम चीज़ को मैं यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक नया क्लास बनाऊँगा, क्लास का नाम मैं दे देता हूँ माई थ्रेड। ओके, और यहाँ पे मैं जब एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो शायद आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। एक्सटेंड्स थ्रेड। ओके, अब हम यहाँ पे जाएंगे और थ्रेड क्लास का जो रन मेथड है उस रन मेथड को हम यहाँ पे ओवरराइट कर देंगे, और ओवरराइट करके यहाँ पे हम एक बेसिक सा कोड लिखेंगे, और वो कोड अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे कुछ देर के लिए। अब हम आ जाते हैं सीधा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्लियर? तो यहाँ पर हम नॉर्मली जैसे आप लोग करते आए हैं इसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जो मैंने एग्जांपल में लिया था मैं उसी को थोड़ा सा यहाँ पे और अपग्रेड कर दूंगा उस एग्जांपल को। आपका यहाँ पे मैं माई थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, माई थ्रेड T1 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड। ओके, तो ये तो मैंने एक नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया थ्रेड क्लास का, मतलब माई थ्रेड जो है वो अब एक थ्रेड क्लास है, हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब हम T1 डॉट स्टार्ट अगर करेंगे, ठीक है, तो मेरा रन मेथड जो है उसको एक न्यू कॉल स्टैक मिल जाएगा और रन मेथड वहाँ पे लोड हो जाएगा। अब अगर आप इसके अंदर सपोज कर लीजिए आप लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर अगर मान लीजिए थ्रेड क्लास का अपना एक इनबिल्ट मेथड है थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड जो भी होगा जो न्यू कॉल स्टैक है उसी का रेफरेंस मिलेगा आपको, और हम यहाँ पे लिख देते हैं गेट नेम। ठीक है, तो ये थ्रेड क्लास के इतने सारे देखिए मेथड हैं आपको, थ्रेड नेम, गेट आईडी, गेट नेम, गेट क्लास, गेट स्टेट, गेट थ्रेड ग्रुप। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अभी एक साथ आप मत समझने का कोशिश करिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एकदम से आपको लगेगा कि ये बहुत टफ टॉपिक है, छोड़ देंगे आप इसे पढ़ना फिर। ओके, तो यहाँ पर एरर क्यों दिखा रहा है? अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत किया, तो ये तो ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि मेरा जो रन मेथड है वो कहाँ पे रन कर रहा है एग्जैक्टली। ओके, और यहाँ पर भी मैं इसी सेम कोड को रन करा देता हूँ। तो एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम अ चाइल्ड थ्रेड। क्लियर, चाइल्ड थ्रेड में एक मैसेज डाल दे रहा हूँ, और इसको मैं पूरा कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लियर, तो ये मैंने लेक्चर 2 में एक्सप्लेन किया था। आई एम अ मेन थ्रेड, क्लियर। तो मैं अगर इसे रन कर रहा हूँ अभी तो आपको आउटपुट से जो मैंने ड्राइंग बनाया था वो दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे ये देखिए आपका आउटपुट आ गया स्क्रीन पे, नहीं ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, हाँ, आई एम अ मेन थ्रेड,
आई एम मेन और मेन थ्रेड, ओके। अच्छा, नाम क्या है, देखिए इसका मेन नाम है, क्लियर। और आई एम अ चाइल्ड थ्रेड, और नाम क्या है इसका, एक डिफ़ॉल्ट नेम जनरेट हो गया थ्रेड 0। इसे आप चेंज कर सकते हैं इस नाम को। तो ये क्यों हुआ है, देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टार्ट को यहाँ से हटा दूँ और मैं यहाँ पे रन मेथड डाल दूँ, तब देखिए आपको क्या आउटपुट मिलेगा। ध्यान से देखिएगा आउटपुट को। यहाँ पर देखिए दोनों थ्रेड का नाम देखिए, मेन और मेन। इसका क्या मतलब है कि ये जो मैंने ड्राइंग बनाया था ये वाला, यहाँ पर देखिए कॉल स्टैक ए, ये वाला जो पर्टिकुलर ड्राइंग है, इससे क्या है, रन मेथड और मेन मेथड एक ही कॉल स्टैक में रन कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न हम लोग वहाँ पर इस तरह का आउटपुट पा रहे हैं। ये जो आउटपुट आपने देखा, इसका भी मेन नाम आ गया, इसका भी मेन नाम आ गया। बट अगर मैं स्टार्ट करूँगा तब मुझे एक सेपरेट कॉल स्टैक मिल जाएगा और रन मेथड वहाँ पर रन करेगा, क्लियर। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपरली। तो ये डिफरेंस है, तो आप ये याद रखिएगा t1.start और t1.run मेथड में क्या डिफरेंस है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर जानना है कि इन केस बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट थ्रेड का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और थ्रेड के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके वो डायरेक्टली उसके स्टार्ट मेथड को कॉल कर देते हैं। तो इसको कॉल करने से कोई लाभ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं इसे फिर से रन करा रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट वही आया, मेन और थ्रेड 0। इसका क्या कहानी है, इसकी कोई कहानी नहीं है। आपने यहाँ पर एक ऐसे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, थ्रेड क्लास, जिसके अंदर एक रन मेथड होता है, ठीक है। आपने जब टी की हेल्प से स्टार्ट को कॉल किया, इसका क्या मतलब है कि जो रन मेथड बना वो रन मेथड किसका बना। देखिए यहाँ पर मैंने समझाया था आप लोगों को कि थ्रेड क्लास का अपना खुद का एक रन मेथड होता है। जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ओके, थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और t.start जब आप करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, एक न्यू कॉल स्टैक तो मिलेगा, बट उस न्यू कॉल स्टैक के अंदर जो रन मेथड लोड होगा ना, वो ये वाला रन मेथड लोड होगा। तो आएगा, रन करके चला जाएगा, बट आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये जो रन मेथड है ये तो आपने डिफाइन किया है, और ये जो रन मेथड है ये थ्रेड क्लास का रन मेथड है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है t.start, ये अक्सर पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और स्टूडेंट इसमें बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो कभी भूल के भी आप वो रन मेथड को, इस रन मेथड को मत समझ लीजिएगा। कभी भी आप अगर थ्रेड क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विदाउट एनी पैरामीटर, इसके अंदर देखिए मैंने कुछ पास नहीं किया है, जो आगे हम लोग समझेंगे। अगर ये ब्लैंक है और t1.start आपने कर दिया, इसका मतलब रन मेथड एक सेपरेट कॉल स्टैक में रन करेगा, बट ये वाला रन मेथड नहीं रन करेगा। जो आपका थ्रेड क्लास का रन मेथड है वो रन करेगा, और उससे आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि उसे समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि थ्रेड कैसे एक्चुअली में स्टार्ट होता है और कैसे ख़त्म होता है, क्लियर। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको दूसरे वीडियोज़ मिलें। कोई दिक्कत है अगर लेक्चर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व